अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नस्ख के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे नस्ख के पेपर में पूछे गए थे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्किट the transistor has a collector of 10 milliampere and a base current of 40 microampere. What is the current gain of the transistor? देखो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास जो है वो कॉमन बेस और कॉमन एमिटर हमारे पास एक टाइप्स होती है। और उनके लिहाज से हमारे पास जो करंट गेन के फॉर्मूलाज होते हैं वो दो होते हैं। एक हमारे पास होता है दैट इज अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई, ये भी हमारे पास करंट गेन होता है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है दैट इज बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई पी, ये भी हमारे पास जो है वो करंट गेन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो एमीटर का करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास जो एमीटर होगा, सॉरी हमारे पास जो एमीटर होगा उसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा दैट इज करंट ऑन एमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ करंट ऑन बेस प्लस करंट ऑन या करंट पासिंग थ्रू कलेक्टर। ये हमारे पास जो होता है वो फॉर्मूला होता है दैट इज एमीटर का। ओके, एमीटर करंट का। अब हमसे पूछा गया है कि आप जो है वो करंट गेन निकालिए। और देखो करंट गेन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक होता है अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ही, और एक होता है बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई पी। ओके, तो हमारे पास डाटा को देखते हुए हम इन दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला बासानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें वाली बात बोली नहीं है कि आप अल्फा निकालो या बीटा निकालो। ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू डाटा जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं डाटा देखूं तो मुझे जो है वो बासानी जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मिली एम्पियर। और मुझे जो है वो बासानी जो कि बेस करंट होता है मुझे उसकी भी वैल्यू गिवन है दैट इज 40 माइक्रो एम्पियर। यानी कि मैं जो हूँ वो बासानी जो बीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। दैट इज मेरे पास जो बीटा आएगा वो आएगा बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी। हमारे पास जो आईसी है यानी कि करंट ऑन कलेक्टर, वो है मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। और मेरे पास जो बेस करंट है वो है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6। ओके, ये मेरे पास बेस करंट है। अब क्या होगा देखें, जीरो से जीरो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास आगे ऊपर 1 है और नीचे मेरे पास है 4 है। ये 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर है, और जब ये 10 की पावर माइनस का 6 जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये खुद पॉजिटिव बन जाएगा। ऊपर मेरे पास 10 की पावर माइनस का 3 पहले से था, जब ये 10 की पावर माइनस का 6 नीचे से ऊपर गया तो ये पॉजिटिव का बन गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 6। अब होता क्या सिनेरियो है कि हमारे पास जो बेसिस सेम होती है, जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती है तो पावर हमारे पास जो है वो ऐड हो जाती है। मतलब 10 की पावर माइनस के 3 में 10 की पावर 6 ऐड होगा तो मेरे पास बन जाएगा 10 की पावर 3। और नीचे मेरे ऊपर आ गया मेरे पास 1 और नीचे आ गया मेरे पास 4, और ये मेरे पास बीटा है। अब मुझे जो है वो 1 को डिवाइड करना है 4 से, कैसे करेंगे? देखो 4 अंदर 1 अंदर जाएगा, और और जो मेरे पास 4 है वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास जो 4 है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे, दोबारा यहाँ पे हम लगा देंगे 0। ओके, 4 टू से हमें पता है कि 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। और 10 माइनस 8 जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है 2 के। ठीक है, पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, हम जो है वो नीचे एक और दफा पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पे आके पास आके एक और दफा पॉइंट। और 4 5 से तो जो होता है मेरे पास होता है 20 के। तो मेरे पास जो 1 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब मेरे पास जो 10 की पावर 3 है ये मेरे पास 0.25 से मल्टीप्लाई होगा। जब 10 की पावर 2 0.25 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आंसर आएगा 25, और 10 मेरे पास जो है वो अलग आएगा। जो 10 की पावर 3 है मैंने इसको स्प्लिट किया है, 10 की पावर 3 को मैंने स्प्लिट किया है 10 की पावर 2 में और 10 की पावर 1 में। तो जब 10 की पावर 2 मेरे पास 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 25, और 10 की पावर 1 मेरे पास जो है वो एज इट इज आएगा। जब मेरे पास 25 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो मेरे पास आंसर आएगा 250। यानी कि मेरे पास जो करंट गेन होगा, मेरे पास जो करंट गेन होगा ट्रांजिस्टर का, उसका मेरे पास आंसर कितना आ रहा होगा, उसका मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा होगा 250, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी और इरेगुलर शेप बॉडी लाइज। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ना हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारे पास बॉडी का वो पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारे पास बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट करता है। जहाँ पे बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट करता है, वेट एट, जहाँ पे बॉडी का जो वेट होता है वो एक्ट करता है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नॉर्मली और
80% या 90% जो लाई कर रहा होता है ना, वो बॉडी के सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होता है। कहाँ लाई कर रहा होता है? वो बॉडी के सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होता है। अब इसको समझने का आसान तरीका हमारे पास ये भी होगा कि जो क्लास 9 है या क्लास 10 है, उनकी जो फिजिक्स की बुक है, उसके अंदर बेसिकली आपके पास एक टर्म्स आती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं लेमिना। अब लेमिना में क्या होता है कि लेमिना बेसिकली कोई भी एक इरेगुलर सरफेस होती है, उसका हमने जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना होता है। लेट सपोज कि ये आपका एक अदर कोई लेमन है, ये कोई भी सरफेस है, आपका कार्डबोर्ड हो सकता है और कोई भी एक्सवाइजी हो सकता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना उसके छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं ऐसे ऐसे। अब इन होल्स को जो है वो टंगाया जाता है। फिर इसकी ऑक्सीलेशन जो जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। फिर बेसिकली जो है वो एक लाइन बना ली जाती है। तो हमारे पास वो लाइन, ये तीनों की तीनों जो हमारे पास लाइन है, क्योंकि तीनों होल्स हैं। अब इन तीनों की तीनों जो लाइंस होंगी मेरे पास, तीनों होल से जो निकलेंगी, वो जिस पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही होंगी, हम इस पॉइंट को मान लेंगे कि हमारे पास बॉडी का ये क्या है, ये बॉडी का हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जो वायर हो, या फिर हमारे पास जो है वो कोई पेन हो, या फिर हमारे पास स्पेयर हो, इनका जो सेंटर होता है हमारे पास, वो कहाँ लाई कर रहा होता है? वो हमारे पास लाई कर रहा होता है सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिहाजा हमारे पास एक कोण एक ऐसी टर्म है, हमारे पास कोण एक ऐसी चीज है, या फिर हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी चीज है कि जिसमें बॉडी का जो वेट होता है, बॉडी का जो वेट होता है वो मिड पे नहीं आता, वो थोड़ा सा जो है वो साइड के ऊपर आ रहा होता है। जितनी भी लोग इंजीनियरिंग करेंगे आगे जाके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो आगे पढ़ेंगे, हमारे पास दो तरह के वेट्स होंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास एक होता है ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन लोड। लेट सपोज कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, या फिर हमारे पास ये कोई ब्रिज है, इसके ऊपर तो लोड हमारे पास ऐसा आ रहा है, इस तरह का हमारे पास जो है वो लोड आ रहा है। अब ये जो हमारे पास लोड है, मैं चाहता हूँ कि जो लोड है ये हमारे पास जो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एक रिजल्टेंट लोड मेरे पास है, और ये ट्राइंगल है मेरे पास। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास ये होगा कि मेरे पास जो 1/3 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाइट से, तो मेरे पास एक नेट वेट आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास एक नेट लाइन आ जाएगी। वो जो नेट लाइन मेरे पास आएगी ना, वो इस ट्राइंगल के सेंटर के ऊपर नहीं होगी, वो मेरे पास इस थोड़े से कॉर्नर के ऊपर होगी, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे थोड़ी यहाँ पे होगी। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है वो एक अदद एग्जाम्पल्स है, एक एप्लीकेशन है। ओके, यूजुअली हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं मैथ्स के अंदर, उनकी अपनी एक अलग जो है वो एक एप्लीकेशन होती है। कि आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो हमारे पास डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, जो डिजाइनर यूज करते हैं, जैसे सॉलिड वर्क्स जो है वो इंजीनियर्स यूज करते हैं, ऑटो कैड इंजीनियर्स यूज करते हैं। और हमारे पास जो है जो एडोब वगैरह जो हमारे पास ग्राफिक्स के जो यूटिलाइज होते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होता है कि उनमें मैट्रिसेस की हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस होती है। तो मैट्रिसेस का भी हमारे पास काम है, और उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो डिजाइनिंग के हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहां पर रिलाइज होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी भी चीज को रोटेट कर लेते हो, तो उससे उसके पीछे हमारे पास जो है वो एक मैट्रिसेस की जो है वेक्टर्स चल रहे होते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ बॉडी मूव्स अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन, इट इज एक्टेड अपॉन। देखो हमारे पास जो कोई भी बॉडी है, अगर वो एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चलेगी ना, तो उस बॉडी के ऊपर हमारे पास बहुत सारी जो फोर्सेस है वो एक्ट होती हैं। सबसे पहली फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट होती है वो उसका वेट होता है। ओके, सबसे पहला। और जो वेट होता है हमारे पास उस बॉडी का, वो हमारे पास बैलेंस कर रहा होता है एक अदर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डोनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज हमारे पास होती है, दैट इज हमारे पास जो यहाँ पे एक बॉडी का एक वेट का वो कंपोनेंट होता है जो कि बॉडी को जो है वो एक्सीलरेट करा रहा होता है, ऐसे हमको कह रहे होते हैं mg sin थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है हमारे पास रफ की, देखो रफ से मुराद ये होती है कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी। क्या एक्ट करेगी? इसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी, और फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, दैट इज एफ। तो क्या क्या अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो बॉडी का वेट होगा वो सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। तो कुल मिला के मेरे पास जो है वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक mg sin थीटा एक्ट कर रही होती है, और मेरे पास एक फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही होती है, विच इज टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी ओनली। Question number 4. The body is taken away from the Earth's surface to the moon. The weight of the body will become zero at a point where force of attraction due to। अब हमारे पास अगर कोई भी जो बॉडी है, अगर वो एट द सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ रखी हुई है, अगर मेरे पास बॉडी है और वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ पर रखी हुई है, अगर मेरे पास कोई भी जो बॉडी है, अगर वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर रखी हुई है, तो मेरे पास जो बॉडी का वेट होगा वो कैसा होगा? वो मेरे पास बराबर होता है जीरो के।
ओके, मेरे पास कोई भी जो बॉडी है अगर वो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर रखी हुई है तो बॉडी का जो वेट होता है वो बराबर होता है, दैट इज जीरो के। कोई भी मेरे पास जो बॉडी है अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखी हुई है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। तो बॉडी जो है वो अपना इतना वेट जो है बेसिकली वो महसूस करेगी। बेसिकली वेट क्या है, वेट हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ का अप्लाई करता है हमारे ऊपर, ताकि हम लोग जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ पुल हो, उसे हम लोग कह रहे होते हैं वेट। कोई भी जो बॉडी है अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखी जाएगी तो हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी अप्लाई होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास जो बॉडी है जब वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रही होगी ना, जैसे जैसे हमारे पास जो बॉडी है जब वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रही होगी तो हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो कैसा होता है, वो हमारे पास डिक्रीज होता है। हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो कैसा होता है, वो हमारे पास डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारे पास जो बॉडी है जब वो अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रही होती है तो मेरे पास जो बॉडी का वेट है वो कैसा होता है, बॉडी का वेट मेरे पास होता है डिक्रीज। बॉडी का वेट डिक्रीज मेरे पास इसी वजह से होता है क्योंकि मेरे पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है। और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है जी कॉम्प्लीमेंट अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, दैट इज जी के लिए। जैसे जैसे हम लोग जो है सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे होते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस है ओके वो बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जी कॉम्प्लीमेंट है वो छोटा हो रहा होता है। ओके, तो जब भी बॉडी का जो वेट है वो डिक्रीज होता है, एक वक्त आता है कि हमारे पास जो बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो जाता है। एक वक्त आता है कि मेरे पास जो बॉडी का वेट है वो जीरो हो जाता है। बॉडी का वेट जीरो इसी वजह से होता है क्योंकि मेरे पास जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे पास जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से। मेरे पास जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरे पास बराबर हो जाती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉडी है ठीक है उसके ऊपर लगने वाला जो वेट है वो कैसा होता है, वो मेरे पास होता है जीरो। दैट इज द मून एंड द अर्थ इज इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेरे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है और इक्वल एंड होगी और अपोजिट इन डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से मेरे पास जो बॉडी पे लगने वाला जो वेट होगा ठीक है वो कैसा हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा जीरो। साथ ही साथ हमारे पास जो होती हैं जो कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो लहरें होती हैं ठीक है, टाइडल वेव्स जिनको कह रहे होते हैं हम लोग, हमारे पास जो टाइडल वेव्स होती हैं ये हमारे पास कैसे आती हैं। हमारे पास जो टाइडल वेव्स होती हैं वो हमारे पास मून की ग्रेविटेशनल की वजह से आती है। मून की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो टाइडल वेव्स देखी जाती हैं। लगभग हर 6 घंटा 12 मिनट 58 सेकंड, सॉरी 50 सेकंड के बाद हमारे पास जो है या 58 सेकंड के बाद हमारे पास एक हाई टाइड और एक लो टाइड जो है वो हमें हमारे अर्थ पे दिखाई देती है। ओके, पास पेपर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बॉडी ऑस्किलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द काइनेटिक एनर्जी इज। देखो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर ना हम लोग ऑस्किलेशंस को बहुत बड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर हम लोग ऑस्किलेशंस को डिस्कस करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी टाइप्स जो है वो निकल के आती हैं। हमारे पास जो पहली टाइप होती है उसे हम लोग कह रहे होते हैं फ्री ऑस्किलेशंस। क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे होते हैं फ्री ऑस्किलेशंस। देखो फ्री ऑस्किलेशंस का काम हमारे पास ये होता है कि ऐसे ऑस्किलेशंस जिसके ऊपर हमारे पास जो बॉडी की एनर्जी है, जिसमें हमारे पास जो बॉडी की एनर्जी है वो डिसिपेट ना हो, जिसमें हमारे पास जो बॉडी की एनर्जी है अगर वो डिसिपेट नहीं हो रही तो हमारे पास ऐसे ऑस्किलेशंस को हम लोग कहेंगे दैट इज फ्री ऑस्किलेशन। सिमिलरली हमारे पास ऐसे ऑस्किलेशंस जिसमें बॉडी की जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है, बॉडी की एनर्जी डिसिपेट होके हमारे पास जा रही है हीट एनर्जी के अंदर। ओके, तो ऐसे बेसिकली हमारे पास ऑस्किलेशन क्या कहेंगे, ऐसे ऑस्किलेशंस को बेसिकली हम लोग कहेंगे डैम्प ऑस्किलेशन। यूजुअली यूजुअली जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर हम लोग जो है वो फ्री ऑस्किलेशंस को ही कंसीडर कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग ये वाली चीज मानते हैं कि हमारे पास जो कोई भी जो इसके अंदर एनर्जी है, मतलब बॉडी की जो एनर्जी है वो हीट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो जो बॉडी की एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हो रही, हम वाली बात मानते हैं। तो इफ अ बॉडी ऑस्किलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द काइनेटिक एनर्जीज, इसको हम लोग कहेंगे दैट इज फ्री वाइब्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक्स कलर्ड ड्यू टू। अब देखो हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट, अगर हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट तो नेचर ऑफ लाइट के अंदर हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर न्यूटन रिंग्स, न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स के अंदर सिनेरियो ये होता है कि आपके पास एक कॉन्केव लेंस होता है, वहां पे हमारे पास जो लाइट आती है वो
पहले इंसिडेंट होती है, फिर लाइट हमारे पास रिफ्रैक्ट होती है, लाइट का कुछ पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होता है और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ये हमारे पास किसी जगह पे आके जो है वो कोइंसाइड करते हैं, फिर हमारे पास जो है वो रिंग्स नजर आते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास जो होता है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारे पास लाइट की एक रेज जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, लाइट की दूसरी वे हमारे पास रिफ्रैक्ट होती है, फिर वो जाती है, फिर हमारे पास जहाँ पे दो रेज जो है रिफ्लेक्टेड वेव और हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव, जहाँ पे हमारे पास ये दो वेव्स हैं, जहाँ पे हमारे पास जो कोइंसाइड करती है वहां पे हमें जो है वो रिंग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो है इससे हम लोग कह रहे होते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म से मुराद हमारे पास ये होती है कि आपने कोई भी जो सरफेस कंसीडर की है उसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत छोटी होती है। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज हो जाए आपस में, ओके, दैट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। तो हमारे पास जो सोप बबल्स होते हैं, हमारे पास जो सोप बबल्स होते हैं वो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से निकल के आते हैं, कि हमारे पास जो सोप बबल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे निकल के आते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से निकल के आते हैं। तो ना, अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक्स कलर ड्यू टू, इससे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। सोप बबल जो होते हैं, जो बुलबुले वाले होते हैं हमारे पास, जो वो बुलबुले उड़ाते हैं, उनके जो सरफेस होती है उसके ऊपर आप थोड़े रंग बिरंगे कलर देखते हैं, ओके, वो इस तरीके से आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, lasers can be produced if an atom is in its, देखो हमारे पास जो लेजर्स हैं वो जब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो एटम है वो जब वो रखा जाएगा किसी भी ग्लास वगैरह के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, वो बेसिकली हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो जो एटम है वो हमारे पास हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास जो है वो सिनेरियो आएगा। लेजर का बेसिकली हमारे पास जो है ना वो एक पूरा का पूरा कोर्स होता है, बहुत एक वाइड टॉपिक है, और इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो लेजर्स जो है हमारे पास कब प्रोड्यूस होंगे, जब हमारे पास जो है एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा। सिमिलरली लेजर्स जो है उसके लिए हमारे पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है उसके लिए बड़ा लाजमी है हमारे पास लेजर्स होना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रियल गैस स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉस एट, देखो रियल गैस को और आइडियल गैस के बिहेवियर को समझने के लिए ना एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब टेम्परेचर को कम करते 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 मैंने वॉल्यूम इतना कम कर लिया कि टेम्परेचर मैंने सॉरी टेम्परेचर को कम करते 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 मैंने टेम्परेचर 0 केल्विन कर लिया। कितना कर लिया, 0 केल्विन कर लिया। टेम्परेचर कम हो रहा है ना तो मैंने 0 केल्विन कर लिया। लेकिन असूलन तो ये भी होना चाहिए कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाए फिर। लेकिन वॉल्यूम उस सूरत में जीरो नहीं होता, वॉल्यूम जो है वो कुछ ना कुछ होता है। फिर हमने एक लॉ बनाया, और वो लॉ ये था कि हमारे पास जो भाई आइडियल गैस है, जिसको आप मान रहे हो कि आइडियल गैस ये ख्याली गैस है, ये जो आइडियल गैस है ना ये डिविएट कर जाती है। डिविएट का मतलब है कि आइडियल गैस जो है वो अपने लॉस वे नहीं करती। ठीक है, कब नहीं करती, जब हमारे पास टेम्परेचर लो हो, जब हमारे पास लो टेम्परेचर, और जब हमारे पास जो है वो हाई प्रेशर हो, उस सूरत में हमारे पास जो आइडियल गैस है वो डिविएट कर जाती है। अच्छा, हम क्या करें कि हमारे पास जो आइडियल गैस है वो डिविएट ना करे। आप ये करो कि आप चाहते हो कि अगर आपकी जो आइडियल गैस है वो डिविएट नहीं करे तो आप क्या करें, आप इसका उलट कर लें। यानी कि आप जो है वो हाई टेम्परेचर कर लें और आप जो है वो लो प्रेशर कर लें। उस सूरत में हमारे पास जो आइडियल गैस है, ठीक है, वो डिविएट नहीं करेगी और आइडियल गैस जो है वो हमारे पास लॉ को ओबे करेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल गैस स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द चार्ज कैपेसिटर चार्ज डिपेंड अपॉन, देखो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होती है ना वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट से पता चलती है। और टाइम कांस्टेंट जो होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज टी इक्वल्स टू आर सी। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर हम लोग करते हैं। फिर हम लोग जो है वो क्यू इक्वल्स टू सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग दोनों वोल्टेजेस को प्लस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं, तो एंड में हमारे पास जो है ये रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज टी इक्वल्स टू आर सी। कैपेसिटी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज टी इक्वल टू आर सी। अच्छा, हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटर चार्ज हो सकता है ना पहले टाइम कांस्टेंट में, हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटर चार्ज जो होता है
पहले टाइम कांस्टेंट में उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 63%। पहले टाइम कांस्टेंट में हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 63% जो है वो पूरा चार्ज हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास जो कैपेसिटर जो है उसकी जो डिस्चार्जिंग होती है ना पहले टाइम कांस्टेंट में, कैपेसिटर की हमारे पास जो डिस्चार्जिंग होती है पहले टाइम कांस्टेंट में वो 38% तक हो जाती है। यानी कि पहला टाइम कांस्टेंट गुजरेगा, हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 38% जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाए कैपेसिटर्स का तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ होता है रेड वाला, और ये कैपेसिटर की हमारे पास डिस्चार्जिंग का ग्राफ होता है ग्रीन वाला। अच्छा, हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो होती है ना वो हमारे पास एक्सपोनेंशियली होती है। कैसी होती है? हमारे पास एक्सपोनेंशियली होती है। जो आप पढ़ते हो ये ई ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियली हमारे पास होती है। सो नो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। ये सवाल तो इंतहाई इतनी बार पूछा गया है इसके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो, हमारे पास जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा बाई टी। ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, थीटा हमारे पास जो है वो रेडियन के लिए यूज होगा बेसिकली हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास टी है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो टाइम के लिए हमारे पास जो है यूटिलाइज होगा, ठीक है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। अब जो थीटा है वो हमारे पास चलेगा 2 पाई। और जो सेकंड हैंड है यानी कि घड़ी की वो सुई जो हमें सेकंड बताती है, वो अपना जो एक चक्कर है ना वो 1 मिनट में कंप्लीट करती है, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 60। टू मतलब टू होगा, टू थ्री से सिक्स होगा, जीरो का जीरो आएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास जो है वो सेकंड एंड का होगा। अच्छा, आर एंड का क्या होगा? आर एंड का हमारे पास होगा कि हमारे पास जो घड़ी की वो स्क्रीन जो घंटे बताती है वो 12 घंटे बाद जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, यानी कि टी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 12 आर। अब ये आप जो है वो अपने मुझे कमेंट सेक्शन में वाली चीज लाजमी मेक श्योर करोगे, ये आपका होमवर्क है कि हमारे पास जो घड़ी की वो सुई जो आरएन बताती है वो अपना जो एक चक्कर है, ठीक है, वो कितने अपना एक चक्कर जो है वो कितने रेडियन पर मिनट में कंप्लीट करती है। मतलब कि अपना जो एक चक्कर है वो उसकी स्पीड कितनी होगी रेडियन पर मिनट के अंदर, ठीक है, ये आप बताओ क्या। घड़ी की वो सुई जो आरएन बताती है वो अपना एक चक्कर जो है वो 12 घंटे में कंप्लीट करती है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी रेडियन पर मिनट के अंदर, ये आप बताओ। अरे थीटा सब में सेम चलेगा, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो आवर हो, चाहे वो हमारे पास मिनट हो। सिर्फ उससे टाइम में हमारे पास जो कंफ्यूजन होती है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आप जो 12 घंटे इसको आप मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, फिर आप बहुत सारी जो है पता लगा ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यूज जो कि 10 के पेपर में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।